तो हाँ भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत टाइम बाद एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए रिगार्डिंग ऑफ जर्मनी कि बहुत लोगों के सवाल जवाब देता रहता हूँ मैं। सवाल आते हैं जैसे जैसे। तो आज कुछ कमेंट्स हैं लोगों के जो मैंने सोचा उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ही बना देता हूँ कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों के सवाल हैं तो उनके जवाब देना भी बनता है। तो बहुत सारे सवाल तो सेम सेम से हैं, तो कुछ सवाल मैंने बीच में से लिए हैं जिनके जवाब मैं आपको अभी इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं आज हम। किसी शेफ़ ने कमेंट किया है, जर्मनी शुड रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर। कैन वी गेट PR इफ़ वी हैव जर्मन लैंग्वेज B1। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर हमारे 4 साल यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं कुक के वीज़े के, तो हमें ये कंट्री छोड़नी पड़ती है। 2 साल बाद इंडिया कंप्लीट होने के बाद 2 साल का गैप चाहिए बीच में। 2 साल बाद हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 4 साल के लिए। इनका एक बीच में है कि अगर हम लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं यहाँ का B1 का, तो क्या हमें PR मिलेगी। तो लैंग्वेज कोर्स करने के बाद मुझे लगता थोड़ा मुश्किल ही है, पर अगर ट्राई किया जा सके तो मिल भी सकती है PR लेने के। और भी बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ किसी के साथ शादी कर लो तो भी आपको PR मिल जाती है। और अगला सवाल लेते हैं हम, कितने का डिमांड ड्राफ्ट लगता है वहाँ से। अब ये कृष्णा का सवाल है, कहाँ से पूछ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। इंडिया से होगा, इंडिया से ही लगेगा भाई डिमांड ड्राफ्ट। जब हम एम्बेसी में जाते हैं तो जो एम्बेसी की फ़ीस होती है तो वो हमें अपनी करेंसी में पे करते हैं। तो इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट, कई जगह पे डिमांड ड्राफ्ट लगता है, कई जगह पे कई एम्बेसीज में कैश भी ले लेते हैं। तो वो डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, क्योंकि यूरो के ऊपर होता है। अगर यूरो का रेट कभी ज़्यादा है कभी कम है तो उसी हिसाब से हमें रुपीज़ में बनवाना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट। तो आप जाने से पहले एक बार चेक कर ले क्या रेट चल रहा है और कितनी फ़ीस है एम्बेसी की, तो उस उतने का आप डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाओ। तो उसके बाद अगला सवाल है, भाई क्या पोलैंड से जर्मनी रेस्टोरेंट में जॉब करने जा सकते, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई जी, और कितना टाइम लगेगा। तो भाई बिल्कुल आप पोलैंड से जर्मनी भी काम करने जा सकते हो। अगर आप पोलैंड में PR हो तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बिना वीज़ा के आ सकते हो यहाँ पे। क्योंकि जो पोलैंड का वीज़ा वो शेंगेन जोन में आता है, तो आप उसी वीज़ा पे काम कर सकते हो। पर वो वीज़ा होना चाहिए PR वाला, ठीक है। तो वैसे अगर आप PR पे नहीं हो, वैसे जैसे रेजिडेंस परमिट है, TRC कार्ड पे हो आप पोलैंड में, तो आपको यहाँ जर्मन आओ घूमने आ सकते हो। यहाँ आके जॉब सर्च करो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में। अगर वो आपका फतराक बना देता है और आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देता है तो आप जर्मनी में भी काम कर सकते हो एज ए इंडियन कुक। पर मेक श्योर आप इंडियन कुक हो। तो उसके बाद अगला कमेंट है कि भाई जी इंक्वायरी में क्या पूछा जाता है। दीवान सिंह है कोई। तो भाई साहब जब इंक्वायरी आती है, अगर आप इंक्वायरी फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, तो इंक्वायरी में आपको आपका जहाँ जहाँ आपने काम किया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पंजाब में किया है या दिल्ली किया, कहीं भी काम किया, तो वो कुछ जगह पे तो फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं हाँ भी इस नाम का बंदा यहाँ आपके इस पोस्ट पे काम करता था। तो अगर उनको लगेगा कि एक ही जोन में बंदे ने ज़्यादा काम किया तो वो खुद फिज़िकली भी चले जाते हैं। तो वो खुद जाएंगे वहाँ चेक करेंगे, वहाँ HR में आपको मिलेंगे, HR वाले को मिलेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब चेक करेंगे, हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है। और जहाँ आप करंट काम कर रहे होंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक होटल में करंट जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी आएंगे, आपको काम करते हुए देखेंगे आप कैसे काम कर रहे हो। तो वो अपने एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो ले जाएंगे साथ में, हाँ भाई ये बंदा फिज़िकली काम कर रहा है। तो यही होते हैं, बाकी एम्बेसी के अंदर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते। सिर्फ आपकी एक फ़ाइल ले लेते हैं जो आप बना के लेके जाते हो, तो फाइल सबमिट करते फीस लेते हैं
यही यहाँ तक ही होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है। और बाकी जिन लोगों को मैंने पूछा तो उन लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा है बेंगलोर में, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, तकरीबन सबका यही है। दिल्ली का थोड़ा अलग रहता है क्योंकि वो थोड़े फ़ीस लेते हैं, अपने इंक्वायरी करने के पैसे अलग से लेते हैं, जैसे कि 40 पता नहीं 50,000 रुपये फ़ीस होती है इंक्वायरी की। ठीक है, उसके बाद लेते हैं अगला सवाल। भाई जी मुझे कुक वाली अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही दुबई से, कुछ नंबर दे सकते हो आप जो मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सके? तो भाई ऐसा है कि नंबर तो खैर नहीं है मेरे पास किसी का दुबई में, ऐसे बोल दूँ कि मैंने खुद ही अप्लाई करी थी अपॉइंटमेंट जब मेरे को खुद चाहिए थी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हो। तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक करो। तो मैंने बताया था कि ट्यूसडे नाइट, बुधवार की जब 12 बजने के बाद बुधवार की सुबह हो जाती है तो 2 बजे, हाँ दुबई के 2 बजे रात को आप चेक करो तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्योंकि बहुत लोग बैठे होते हैं और बुधवार को ही अपॉइंटमेंट निकलती है। बुधवार मतलब ट्यूसडे नाइट को। ठीक है, तो आप ज़रूर चेक करो। तो अगला सवाल लेते हैं भाई। सर मेरा पासपोर्ट मुंबई का है तो मैं कहाँ अपॉइंटमेंट लूँ? तो भाई अगर आपका पासपोर्ट मुंबई का है तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। आप करंटली किधर जॉब कर रहे हो, आप उसी सिटी से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जो अगर मान लो आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो आप वैसे दिल्ली से ले लो, अगर बेंगलोर तो बेंगलोर, अगर बॉम्बे में ही जॉब कर रहे हो तो बॉम्बे से, अगर कहीं गल्फ़ में हो, दुबई, ओमान, कतर में, तो भाई वहाँ से ले सकते हो अपॉइंटमेंट एम्बेसी की, क्योंकि आप जहाँ करंट काम कर रहे हो वहीं से ही बेस्ट है। तो उसके बाद अगला सवाल है, भाई जी ये दिल्ली से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ऑलवेज़ वेटिंग दिखाता है। हाँ ये अपॉइंटमेंट भाई क्यों नहीं मिल रहा, आज मैं ये बता ही देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि अपॉइंटमेंट क्यों ओपन नहीं। भाई एम्बेसी बंद नहीं, एम्बेसी खुली हुई है, क्योंकि एम्बेसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आजकल, इंडिया में नहीं या यूरोप में भी, क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूक्रेनी जर्मनी आए हुए हैं। वो बोलते हैं ना शरणार्थी, वो उन्होंने बहुत लोगों ने यहाँ शरण ले रखी है, जिस वजह से यहाँ की एम्बेसीज फुल है। मैं खुद जाता हूँ, हमारे खुद के वीज़े के लिए मैं जाता रहता हूँ, हमारे जब वीज़ा चेंज होते हैं जो भी है, तो भाई वहाँ से आधे से ज़्यादा यूक्रेनी बैठे होते हैं जिनको हर 3 महीने बाद वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अफ़गानी, यूक्रेनी, ये सब लोग इधर ही हैं शरणार्थी, जो अपनी कंट्री का बताते खतरा है तो यहाँ वो कोई असाइलम बोल देते हैं तो लेके, तो इस वजह से यहाँ पे एम्बेसीज फुल है, बिज़ी है। तो वो यहाँ काम करने में इतने व्यस्त है तो उसके अलावा वो और कंट्रीज़ के लिए कहाँ टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी प्रोसेस होगा उसकी इंक्वायरी यहाँ परमिशन लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंट आएंगे जर्मनी आएंगे, तो जर्मनी का जो एम्बेसी है या वीज़ा ऑफिस है वो जहाँ से आपको फतरा गया वहाँ पे इंक्वायरी भेजेगा, तब वहाँ से जैसे होने के बाद इधर आता है, इधर से फिर लेटर जाता है इंडिया, तो इंडिया में तब जाके आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है एम्बेसी में। तो इतनी जल्दी नहीं होता, तभी तो टाइम लग रहा है भाई। ठीक है, तो होप सो नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाए मार्च में, तो मिल जाएगी भाई। तो एक और सवाल है भाई मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है वर्क परमिट के बारे में, क्या करना है फुल प्रोसेस? तो भाई अगर आप कुक के वीज़े पे आ रहे हो तो उसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो कि क्या क्या है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हो, अगर आप इंजीनियर हो या आईटी में हो तो भी आप आ सकते हो यूरोप में। और इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मली और कोई वर्क परमिट लगते ही नहीं है जर्मनी, क्योंकि वर्क परमिट निकालता ही नहीं है, किसी और कंट्री से लोग बुलाते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूरोप यूनियन है इनकी अपनी, तो ये बहुत लोगों के पास नेशनैलिटी है, जैसे इटली में, स्पेन में लोग रहते हैं या पुर्तगाल में इंडियन रहते हैं, तो वो क्या करते हैं जब उनके पास नेशनैलिटी आ जाती है वो सब जर्मनी ही आ जाते हैं काम करने के लिए मोस्टली। ठीक है, तो इस वजह से ये फर्स्ट चांस ये अपने यूरोप के लोगों को देता है जिनके पास नेशनैलिटी है या इनके जो अपने लोग हैं। तो इसके रिगार्डिंग वीज़ाज़ भाई निकलते ही नहीं है।
वर्क वीज़ाज़ इंडिया के लिए। तो इंडियन कुक स्पेशल क्यों आते हैं? क्योंकि इंडियन खाना इंडियन लोग ही बना सकते हैं, इस वजह से इंडियन कुक यहाँ आते हैं। वरना इंडियन कुक भी ना आए अगर यहाँ यूरोप के लोगों को इंडियन खाना बनाना आता हो तो। ठीक है, तो आप ट्राई कर लो, कहीं और कंट्री के वीज़ा मिल जाए, इटली का मिल जाए या पोलैंड, माल्टा, ये कंट्रीज़ अभी पोलैंड जैसी कंट्रीज़ निकालती है वर्क परमिट। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं भाई। भाई हर किसी को 7 साल का 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब जिनके पास डिग्री है HM की उनको भी? जी हाँ, हर बंदे को 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। 7 एक एक्स्ट्रा ही बोलते हैं, पर 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है भाई। ठीक है, जिसमें आपने काम किया हो। ठीक है, पढ़ाई मुझे मालूम है किसी ने 3 साल की डिग्री करी है, वो बीच में काउंट करेगा नहीं। वो ठीक है, आपने स्टडी करी है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए जो आपने प्रोफेशनिस्ट काम कहाँ किया है, वर्क कहाँ किया, वो काउंट होता है। तो आपको ज़रूर 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास फतराक आता है। ठीक है, तो अब अगला सवाल लेते हैं भाई। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अबाउट IISc दिल्ली? IISc दिल्ली भाई मैंने वीडियो बना रखी है, आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बहुत आसान है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है दिल्ली IISc की। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उसके लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, सब A to Z। तो आप ज़रूर चेक करो जाके, इसी चैनल पे IISc की अपडेट्स में मैंने बताया होगा कैसे मिलेगी। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आएंगे तो भी मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं आए, इसी ओपन है, आप जाओ फूड ट्रायल दे सकते हो, इजीली है। ठीक है, तो अब अगला सवाल लेते हैं। जो भाई लोगों के मेरे को जो लगे रेलेवेंट कि बहुत सारे लोगों के एक जैसे सवाल थे, तो कुछ सवाल मैंने निकाले, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में कि मेरे भाई IISc दिल्ली में फूड ट्रायल देना है, मेरा मन में एक डर है, क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा डिश तो नहीं बनानी पड़ेगी, प्लीज़ बताएं। भाई साहब कोई एक्स्ट्रा डिश नहीं बनानी पड़ती, वही डिशें होती हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एक प्रोफेशनल कुक हो तो आपको इजीली वहाँ पे ट्रायल निकल जाएगा। आपका 4 घंटे का टाइम होता है, जो जो सामान आपको चाहिए वो बराबर मिल जाता है। हाँ, जैसे आप तंदूर के कुक हो तो आपको 3 तंदूर के आइटम और 2 कड़ी के आइटम देनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। और जो करी का कुक के लिए ट्रायल देगा उसको 3 आइटम करी की और 2 आइटम तंदूर की देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मिक्स ट्रायल लेते हैं। उनको कह लो कि तंदूर का काम भी आना चाहिए और करी का काम भी आना चाहिए। तो भाई उसी हिसाब से तैयारी करके जाओ अपनी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मस्त हो के जाओ भगवान का नाम लेके। जो प्रोफेशनल है वो पास हो ही जाते हैं, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत लड़कों ने पास किया। आप बस उस दिन सोच के जाओ आपका इम्तिहान है, वो कर जाओगे पास। ठीक है, ऑल द बेस्ट। यहीं तक बहुत है, आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके और कमेंट होंगे तो आप ज़रूर करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, नहीं तो रिप्लाई करूंगा, नहीं तो ऐसे ही एक और वीडियो बना दूंगा भाई लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, और भाई लगे रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बाय, टेक केयर।